हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अ रोड टू हिस्ट्री विथ मी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं पाषाण काल का। हमने पिछले वीडियो में पूरा पाषाण काल के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ और उसके फैक्ट्स जान लिए थे। अब हम लोग उसके आगे बात करेंगे। पूरा पाषाण काल को जिन 3 भागों में बांटा गया है, हम उसके आगे की बात करेंगे। तो आइए उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लेते हैं। देखिए, मैंने मास्टर्स किया है हिस्ट्री में, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री से, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ। तो नेट किया है मैंने हिस्ट्री से। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, अब हमने पाषाण काल के बारे में जान लिया था। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पैलियोलिथिक एज जो है उसका टाइम पीरियड है 2 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व। मेसोलिथिक एज का है 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व, और नियोलिथिक एज का है 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया, और इनका जो विभाजन किया गया है वो उनके औजारों के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। तो पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय है, कालखंड है, वो है 2 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल का समय है 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व, और उच्च पूरा पाषाण काल का समय है 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। अब हम देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में इसके औजारों के बारे में बात कर ली थी कि चॉपर क्या होता है, चॉपिंग क्या होता है, हस्त कुठार क्या है, विदारक क्या है, खुरचनी क्या है, इन सब बारे में बात कर ली है। डिटेल में हमने बात की है। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उसे देख लें। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। तो निम्न पूरा पाषाण काल में उपकरण जो है वो 2 प्रकार के पाए गए हैं। एक तो पेबुल उपकरण यानी बटिकाश्म वाले उपकरण पाए गए हैं, और दूसरे हैं एस्यूलियन उपकरण। तो पेबुल उपकरण जो बनाए गए हैं उसमें है मेन है मुख्य रूप से चॉपर और चॉपिंग। चॉपर को हिंदी में गड़ासा बोलते हैं और चॉपिंग को खंडक। एस्यूलियन उपकरण में है हस्त कुठार यानी हैंडेक्स, विदारक, क्लीवर और खुरचनी स्क्रेपर। और इन सभी औजारों के बारे में आपको पिछले वीडियो में मैंने जानकारी दे दी है। अब हम लोग देखते हैं भारत के अलग अलग भागों से निम्न पूरा पाषाण काल के से संबंधित बहुत सारे उपकरण प्राप्त होते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि हमने अभी बात किया है, बटिकाश्म यानी पेबुल के द्वारा जो बनाए जाते थे वो थे चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति। यानी इन्हें इनके उपकरणों के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। जैसे कि हम देख लेते हैं चॉपर, चॉपिंग और पेबुल संस्कृति। चॉपर चॉपिंग शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग सर्वप्रथम H.N. मोवियस ने किया। इसके उपकरण सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुए तो पंजाब की सोहन नदी घाटी में, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में अवस्थित है। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। यानी इसके सबसे पहले उपकरण हमें पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त होते हैं, इसी कारण से इसे सोहन संस्कृति नाम दे दिया गया। 1928 ईस्वी में सर्वप्रथम D.N. वाडिया ने इस संस्कृति का उपकरण सोहन नदी घाटी से प्राप्त किया था, इसीलिए सोहन संस्कृति का पिता D.N. वाडिया को कहा जाता है। हैंडेक्स संस्कृति। अब हैंडेक्स संस्कृति यानी ये दक्षिण भारत से प्राप्त होते हैं हैंडेक्स, ये हस्त कुठार, तो इसे एस्यूलियन संस्कृति को ही हैंडेक्स संस्कृति कहते हैं। अब एस्यूलियन यानी कि जो उपकरण जो है हमारे वो थोड़े से अच्छे प्रकार से बने हुए हैं। हैंडेक्स संस्कृति को ही एस्यूलियन संस्कृति भी कहते हैं, और इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ज़्यादातर औजार जो हैं वो मद्रास वाले एरिया से यानी दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम हमको मिले हैं 1863 में मद्रास की 1864 ईस्वी में मद्रास के बदमदुरै और अतिरमपक्कम से, और ये किसने प्राप्त किए हैं तो प्रोफेसर किंग ने। और 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पल्लवरम से इसके हस्त कुठार प्राप्त किए थे। पहला हैंडेक्स जो प्राप्त किया था वो 1863 में 1863 में किसने प्राप्त किया था तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था तो मद्रास के पल्लवरम से प्राप्त किया था 1863 में। और अतिरमपक्कम से प्रोफेसर किंग जो कि इनके मित्र थे, इन्होंने प्राप्त किया था। और ये हैंडेक्स संस्कृति को मद्रास संस्कृति जो नाम दिया गया है वो कृष्णा स्वामी ने दिया है। जो दक्षिण भारत की कोर्तलियार नदी घाटी है, दक्षिण भारत में कोर्तलियार नदी घाटी है, वो जो पूरा पाषाणिक सामग्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यानी जो हमें पुरापाषाण काल के औजार मिलते हैं, अधिकतर औजार हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? नदियों के किनारे में, क्योंकि नदियों से ही बड़े बड़े जो पत्थर थे या नदियों में बह के आते थे, पेबुल है जैसे, ये तो नदियों से ही बह के आया हुआ एक उपकरण था। तो ज़्यादा तक, और नदियों के पास ही जीवन के थोड़े ज़्यादा सोर्स थे, तो ज़्यादा तक जो औजार हैं, ऐसा नहीं है कि हमें मैदानी क्षेत्र में नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन जो पुरापाषाणकालीन औजार हैं अधिकतर वो हमें किसी न किसी नदी घाटी के ही आसपास मिलते हैं। इसकी घाटी में स्थित बदमदुरै नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिले हैं, जिनका निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। यानी जो निम्न पुरापाषाणकालीन औजारों का निर्माण है वो सिर्फ और सिर्फ क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है, निम्न पुरापाषाणकालीन औजारों का निर्माण। और जो निम्न पुरापाषाणकालीन यानी है वो पूर्णतः कोड उपकरण है, और जो मध्य पुरापाषाण काल है वो फलक उपकरण पर आधारित है, और जो उच्च पुरापाषाण काल है वो ब्लेड उपकरण पर आधारित है। तो हैंडेक्स जो है वो अंडाकार तथा नुकीले दोनों प्रकार के हैं। बदमदुरै से कुछ क्लीवर तथा कोर उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। कोर्तलियार घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पूर्व पाषाणिक स्थल अतिरमपक्कम है। पहला क्या है? बदमदुरै है, दूसरा है अतिरमपक्कम। यहाँ से प्राप्त हैंडेक्स पतले, लंबे, चौड़े तथा फलक निकालकर तैयार किए गए हैं। यहाँ के हैंडेक्स एस्यूलियन प्रकार के हैं। एस्यूलियन आपको पिछले वीडियो में भी बताया, यानी जो थोड़े से परिष्कृत उपकरण हैं, यानी जो थोड़े अच्छे ढंग से बनाए गए हैं, वो एस्यूलियन प्रकार के उपकरण कहलाते हैं। भारत के अन्य भागों से भी मद्रासियन परंपरा के उपकरणों की खोज की गई है। नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश की सोन घाटी, महाराष्ट्र की गोदावरी तथा उसकी सहायक प्रवरा घाटी। देखिए, मध्य प्रदेश की जो नर्मदा घाटी वो निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरणों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की सोहन घाटी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के गोदावरी और उसकी भी जो सहायक नदी है प्रवरा घाटी। कर्नाटक की कृष्णा तुंगभद्रा घाटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल के लिए। गुजरात की साबरमती तथा माही नदी घाटी, राजस्थान की चंबल घाटी और उत्तर प्रदेश के सिंगरौली बेसिन और बेलन घाटी आदि से उपकरण मिले हैं, और ये सभी पूर्व पाषाण काल की प्रारंभिक अवस्था के हैं। तो पूर्व पाषाणकालीन स्थल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि पूर्व पाषाणकालीन स्थल कौन सा है, तो ये हमें पता होना चाहिए, और नेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के चिरकी निवासा से निम्न पुरापाषाण काल के औजार मिलते हैं, और महाराष्ट्र का एक बोरी नामक स्थल है, वहां से भी निम्न पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त होते हैं, और ये निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि यहाँ से ज्ञात होती है। पूर्वी क्षेत्र, यानी पूर्वी क्षेत्र में आता है बिहार, और बिहार के पैसरा और उड़ीसा के मयूरभंज से भी निम्न पुरापाषाण काल के औजार मिलते हैं। झारखंड में छोटा नागपुर की नदी घाटी से भी निम्न पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। दक्षिण क्षेत्र में अब हम बात कर लेते हैं। अब हम देखते हैं दक्षिण क्षेत्र में, उत्तर भारत में तो थी चॉपर चॉपिंग संस्कृति, यानी चॉपर चॉपिंग टाइप के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं ज़्यादा तक, अधिकतर। लेकिन दक्षिण क्षेत्र जो है इसमें हमको ज़्यादा तक हैंडेक्स प्राप्त होते हैं। तो और भी उपकरण मिलते हैं, लेकिन हैंडेक्स की मात्रा अधिक है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीपवर्ती क्षेत्र से प्राप्त हुए, इसी कारण इसे मद्रासियन संस्कृति भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थल से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था, और उनके मित्र किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे थे। अब हम देखते हैं ब्यासवान घाटी। ब्यासवान घाटी जो है वो कहाँ है? तो कश्मीर में है। इस घाटी का उत्खनन 1955 में बीबी लाल ने किया था। HD संकालिया ने कश्मीर में पहलगांव, यानी लिद्दर नदी के किनारे है ये, का उत्खनन कर निम्न पुरापाषाणकालीन बड़े फलक और हैंडेक्स प्राप्त किए। अब बेलन घाटी में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जो कि अवस्थित है मिर्जापुर के पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है निम्न पुरापाषाणकालीन स्थलों में। इसका उत्खनन GR शर्मा ने कराया। बेलन टोन्स की एक सहायक नदी है, और यहाँ से पाषाण काल की सभी अवस्थाओं, यानी पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बेलन घाटी से हमें तीनों काल के औजार प्राप्त होते हैं। यहाँ से निम्न पुरापाषाण काल के सबसे ज़्यादा 44 स्थल की प्राप्ति होती है। निम्न पुरापाषाण स्तर से गाय, बैल, भैंस और हाथी आदि पशुओं के जीवाश्म प्राप्त होते हैं। अब मध्य क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं।
1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद मध्य प्रदेश जिले में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में अरुण सोनकिया ने खोज की थी। नर्मदा घाटी के हथनौरा स्थल से मानव कपाल और हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया। तो इससे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश के कौन से स्थल से मानव कपाल की प्राप्ति होती है, या हाथियों के जीवाश्म प्राप्त होते हैं, या इसकी खोज किसने की थी, तो अरुण सोनकिया ने की थी। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ज्ञातव्य है कि मानव जीवाश्म तथा पशु जीवाश्म के सर्वप्रथम साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, तो हथनौरा से मिले हैं। और हथनौरा से हमें भैंसा, दरियाई घोड़ा, घोड़े के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ की पहाड़ियों से भी निचले और मध्य पुरापाषाण युग के औजार प्राप्त होते हैं। सोहन नदी घाटी की 5 वेदिकाओं से कुल 4 प्रकार के पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए हैं। आरंभिक या प्राक सोहन यानी जो सबसे पहले शुरुआत में बनाए गए, उत्तरकालीन सोहन यानी कि बीच में मध्य उसके बाद के बनाए गए उपकरण, अंतः सोहन या चौंतरा, इसमें हमें दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों के उपकरण देखने को मिलते हैं, और विकसित सोहन। हिमयुग में भारी वर्षा के कारण पुष्वल शिवालिक क्षेत्र में बोल्ड कांग्लोमरेट का निर्माण हुआ, यानी बड़े बड़े पत्थर जो होते थे उनका निर्माण हुआ। बोल्डर वो पाषाण खंड है जिन्हें नदी की धाराओं द्वारा पर्वतों या शिलाओं से तोड़कर बहा लिया जाता है। यहाँ पे कोई पर्वत है, अब ये ऐसे कोई नदी धारा आ रही है, बहुत तेजी से आ रही है, तो ये कोई एक बड़ा खंड इसका तोड़ के बहा ली, तो ये क्या हो गया, बोल्डर। ऐसे पाषाण खंडों द्वारा निर्मित सतह को ही बोल्डर कांग्लोमरेट की संज्ञा दी जाती है। डी टेरा तथा पीटरसन ने बोल्डर कांग्लोमरेट के स्थलों से ही बड़े बड़े पेबुल तथा फलक उपकरण प्राप्त किए हैं। अब ये बोल्डर जो थे ये बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे, तो इनसे जब इनको तोड़ा जाता था तो इनसे कुछ शल्क निकलते थे, यानी फलक निकलते थे, तो उन्हीं से उपकरण का निर्माण किया जाता था। इन सभी का निर्माण क्वार्टजाइट नामक पत्थर द्वारा किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल में जो भी औजार बनाए गए हैं वो सभी औजार मुख्यतः क्वार्टजाइट पत्थरों से ही बनाए गए हैं। निम्न पुरापाषाण काल के जितने भी औजार हैं वो क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए गए हैं। और निम्न पुरापाषाण काल के जो उपकरण हैं उन्हें कोड उपकरण भी कहा जाता है, यानी कोड उपकरण। ये उपकरण कैसे हैं, तो कोड उपकरण हैं, कोड उपकरण प्रधान है ये संस्कृति। इसी कारण विद्वानों ने इन्हें क्या नाम दिया है, प्राक सोहन नाम दिया। यानी इस समय थोड़े बड़े बड़े ऐसे पत्थर है, बड़ा सल्क निकला फोड़ने पे, तो उससे बड़े औजार, बड़ा चॉपर बनाया, बड़ा चॉपिंग बना लिया, इस तरह। ये उपकरण सोहन घाटी में मिलने वाले उपकरणों से भिन्न हैं और इसी कारण विद्वानों ने इन्हें प्राक सोहन नाम दिया। सोहन संस्कृति में बटीकाश्म उपकरणों, चॉपर चॉपिंग की प्रधानता रही है। सिर्फ चौंतरा, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ चौंतरा नामक स्थल से दक्षिण के विशिष्ट उपकरण हस्त कुठार की प्राप्ति हुई है। तो चौंतरा जो है उस स्थल को उत्तर और दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल माना जाता है। अब बात कर लेते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। एच.डी. संकालिया ने मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति नाम दिया है। विशेष, यानी इसे फलक संस्कृति नाम किसने दिया, तो एच.डी. संकालिया ने दिया। विशेष लक्षण वाले परतदार फलकों पर बने उपकरणों की प्रधानता के कारण इसे फलक संस्कृति कहते हैं। यानी फलकों से बनाए गए उपकरणों की प्रधानता रही है मध्य पुरापाषाण काल में, इसीलिए इसे फलक संस्कृति कहा जाता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण थे उन्हें कोड उपकरण और मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरण को फलक उपकरण कहा जाता है। फलकों पर बने होने के कारण मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों की तुलना में पतले और छोटे हैं। यानी जो निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण है वो बड़े बड़े हैं, अगर उनका फलक या शल्क तोड़ा गया तो बहुत बड़े बड़े। अब क्या हुआ, मध्य पुरापाषाण काल में क्या होता है कि इसके जो उपकरण हैं, ये जो फलक तोड़े जाते हैं थोड़े पतले तोड़े जा रहे हैं। तो अब ये क्या है, थोड़े से पतले छोटे बन रहे हैं और अच्छे बन रहे हैं। इससे खुरचनी तथा वेधनी, खुरचनी कुछ ऐसी होती थी जिससे कि किसी चीज को खुरचने का काम किया जाता था। वेधनी सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, अतः इसे खुरचनी वेधक संस्कृति भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में सबसे अधिक प्रचलित औजार क्या है, औजार तकनीकी, वो क्या है, लेवलोसियन तकनीकी। यानी मध्य पुरापाषाण काल के जो औजार बनाए गए हैं
वो कौन सी तकनीकी से निर्मित किए गए हैं, तो लेवलोसियन तकनीकी द्वारा निर्मित किए गए हैं। जहां निम्नपुरा पाषाण औजार क्वार्टजाइट पत्थर से हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, निम्नपुरा पाषाण कालीन औजार क्वार्टजाइट पत्थरों से बने हैं। वहीं हम देखते हैं कि मध्यपुरा पाषाण काल उपकरण जो है वो चर्ट, जेस्पर और फ्लिंट चैल्सडनी द्वारा निर्मित हैं। यानी अब पत्थर भी नए नए यूज होने लगे। पहले सिर्फ क्वार्टजाइट द्वारा निर्माण होता था, अब मध्यपुरा पाषाण काल में चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट और चैल्सडनी जैसे पत्थरों का यूज किया जाने लगा। अब औजार भी थोड़े थोड़े बदलने लगे, जो बहुत बड़े थे उनका आकार धीरे धीरे छोटा होने लगा, थोड़े और अच्छे दिखने लगे। तो महाराष्ट्र स्थित नेवासा जो है वो मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल है। यानी नेवासा जो है तो पुरा पाषाण कालीन स्थल ही, लेकिन ये पुरा पाषाण काल में भी मध्यपुरा पाषाण काल स्थल का महत्वपूर्ण स्थल है। HD संकालिया ने पहली बार यहाँ उत्खनन किया था। मध्यपुरा पाषाण युग के पत्थर के औजार और हड्डियों से बने औजार दोनों ही एक साथ पाए गए हैं। यानी मध्यपुरा पाषाण काल में पत्थर और साथ में हड्डियों का, औजारों में पत्थर और हड्डियों दोनों का साथ में इस्तेमाल किया गया है। मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र के नेवासा, बिहार में सिंहभूमि तथा पलामू जिला, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, सिंगरौली बेसिन, मिर्जापुर, बेलन घाटी, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी, राजस्थान में बागन, बेराज और कदमली घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल में व्यास, बाणगंगा तथा सिरसा घाटी आदि स्थलों से प्राप्त होते हैं। तो देखिए पुरा पाषाण काल में हमको इनके स्थल के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। इनके स्थल नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और यूपी पीजीटी में भी इसके पहले जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था तो उसमें पुरा पाषाण कालीन स्थल का एक क्वेश्चन आया हुआ था। उच्च पुरा पाषाण काल की बात कर लेते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल क्या है, इसके जो प्रधान उपकरण है वो क्या है, ब्लेड है। यानी जो हमारा निम्न पुरा पाषाण काल है वो कोर उपकरण है इसके क्या है, मध्य पुरा पाषाण काल के फलक उपकरण है और निम्न पुरा पाषाण काल के ब्लेड उपकरण है। यानी इन तीनों में परिवर्तन होता जा रहा है समय के साथ, ये आप खुद ही देखते जाएंगे। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लेड संस्कृति। यानी ब्लेड संस्कृति के नाम से किसे जाना जाता है, तो उच्च पुरा पाषाण काल को जाना जाता है। ब्लेड पतले तथा सक्रिय आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दूना होता है। यानी अगर लंबाई में अपने चौड़ाई का दूना होता है, कुछ ऐसा। वर्तमान जो ब्लेड है वो भी अभी ऐसी ही बनती है, पर सेम टू सेम ऐसी एकदम नहीं बोल सकते हैं, वो पत्थर से निर्मित थी। बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से सर्वप्रथम भारत में उच्च पुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलने शुरू हुए हैं। इस काल के उपकरण बहुप्रयोजनीय होते थे, यानी एक उपकरण से कई सारे कार्य हो जाते थे। यानी एक ही उपकरण से काटने का भी काम हो जाता था, चीरने का भी हो जाता था, खोदने का भी हो जाता था। और इस संस्कृति के उपकरण मध्य पुरा पाषाण की तरह ही चर्ट, जेस्पर और फ्लिंट थे। इस काल की नई विशेषता यह थी कि हड्डी निर्मित उपकरण जैसे अलंकृत छड़े, मत्स्य भाले, नोकदार सुई होते हैं। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के लोहदा नाला से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। लोहदा नाला से विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति मिली है। यानी कि अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होती है, तो बेलन घाटी से। या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इसके कौन से स्थल से, लोहदे नाले से। इस काल की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, नया चकमक उद्योग और प्रज्ञ मानव होमो सेपियंस का उद्भव। चकमक उद्योग से तात्पर्य क्या है, अब बहुत अच्छे से औजार निर्मित किए जाने लगे। चकमक उद्योग का अर्थ ही है कि अच्छे बढ़िया चिकने औजार बनाए जाने लगे। और प्रज्ञ होमो सेपियंस का उद्भव हुआ, यानी ये जो ज्ञानी मानव जिसको हम कहते हैं उसका उद्भव इसी काल में होता है, उच्च पुरा पाषाण काल में। इस काल में चित्रकला में भी प्रगति हुई। अच्छा, इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो मतलब जो पढ़ाया है आपको इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें मैंने आप लोग को मानव का जो विकास क्रम है उसको मैंने बताया था। तो जो प्रज्ञ मानव का जो समय है, जो प्रज्ञ मानव है वो 40,000 ईसा पूर्व में उसकी लगभग उत्पत्ति होती है, 40,000 ईसा पूर्व में। और ये जो 40,000 ईसा पूर्व का समय है वो देखिए उच्च पुरा पाषाण काल में ही हमको दिखता है कि उच्च पुरा पाषाण काल जो है उसी समय से
उच्च पुरा पाषाण काल यानी 40,000 से 10,000 का समय है उसका, उच्च पुरा पाषाण काल का। और इसी समय ही 40,000 ईसा पूर्व में ही प्रज्ञ मानव का उद्भव होता है। यानी उच्च पुरा पाषाण काल दो दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे नए चकमक उद्योग स्थापित किए जाने लगे, यानी औजारों का निर्माण करने की एक फैक्ट्रियाँ एक तरह से आप कह सकते हैं ये स्थापित की जाने लगी। और इसी समय बुद्धिमान यानी प्रज्ञ मानव, ज्ञानी मानव का जन्म होता है। इस काल में चित्रकला में भी प्रगति हुई। हम भीमबेटका यानी जो मध्य प्रदेश में स्थित है रायसेन जिले में, हम उसके बारे में भी जानते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्रांत नीले पाषाणखंड उच्च पुरा पाषाण कालीन गुहा चित्रकारी को प्रकट करते हैं। यानी मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका स्थल है वहां से हमें निम्न पुरा पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से हमें उच्च और उसमें भी उच्च पुरा पाषाण काल के चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। भारत के उच्च पुरा पाषाण काल से शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके प्राप्त हुए। यानी हम देखते हैं कि उच्च पुरा पाषाण काल में हमें शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके प्राप्त हुए हैं। यानी इस समय शुतुरमुर्ग थे। और पाटने महाराष्ट्र से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर मानव निर्मित चित्रांकन पाया गया। यानी इस समय का मानव जो था वो चित्रकारी करने लग गया था। वो अब शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर मानव चित्रांकन करने लग गया। अब उसे चित्रांकन का ज्ञान हो गया था। भारत में उच्च पुरा पाषाण कालीन उपकरण बेलन तथा सोन घाटी, ये दोनों कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। सिंहभूमि बिहार, भीमबेटका अभी अभी बताया मध्य प्रदेश, रामपुर बागोर ये भी मध्य प्रदेश में है। पाटने भदड़े इनाम गांव ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कर्नूल की गुफाएं कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। शकरपुर दोआब कर्नाटक में है। बूढ़ा पुष्कर राजस्थान से मिलते हैं। इसके निर्माण में चर्ट, जस्पर, फ्लिंट आदि बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया। किंतु हमें यहाँ पे एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि अभी भी क्वार्टजाइट पत्थरों से औजार बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसका प्रयोग बंद हो गया, लेकिन अब साथ में और भी पत्थरों से औजार बनाए जाने लगे हैं। अब हम बात कर लेते हैं पुरा पाषाण कालीन मानव के जीवन के बारे में। तो पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था, यानी वो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। वे प्रधानतः आखेट पर निर्भर करते थे। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। और इस समय का मानव जो है वो अग्नि के प्रयोग से अपरिचित था, यानी उसे अग्नि के प्रयोग करना नहीं आता था, अपरिचित था। इस कारण से अब क्या था, अग्नि का प्रयोग नहीं आ रहा था, तो वो मांस को कैसा कर रहे थे? कच्चा खा रहे थे। देखिए, अग्नि का प्रयोग निएंडरथल मानव ने कर लिया था पहले ही, 1 लाख से 40,000 के बीच में उसका समय था निएंडरथल का। लेकिन तब वो कहाँ था? जर्मनी के आसपास। लेकिन भारत में जो पुरा पाषाण कालीन या उच्च पुरा पाषाण कालीन या पुरा पाषाण कालीन जो आदि मानव है, उन्हें अभी अग्नि के प्रयोग से वो परिचित नहीं हुए हैं। उनके पास कोई निश्चित निवास स्थान भी नहीं था और उनका जीवन कैसा था? खाना बदोश और घुमक्कड़ था। सभ्यता के आदिम युग में मनुष्य कृषि कर्म अथवा पशुपालन से परिचित नहीं था और ना ही वह बर्तनों का निर्माण करना जानता था। इस काल का मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था, वह अभी तक उत्पादक नहीं बन सका था। मनुष्य तथा जंगली जीवों के रहन सहन में कोई विशेष अंतर नहीं था। यानी जो मनुष्य है वो केवल प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजों पर ही निर्भर था। यानी जैसे एक पशु क्या है, अपना पेट भरने के लिए किसी न किसी का शिकार करता है, वैसे ही ये क्या थे? प्रधानता ये लोग क्या करते थे? आखेट करते थे, यानी किसी न किसी का शिकार करते थे और उसके बाद उनका मांस खाते थे और कंदमूल फल जो प्राप्त होता था इन्हें, उसे खाते थे। अग्नि के प्रयोग इन्हें नहीं आ रहा था। जब अग्नि का ज्ञान नहीं है, प्रयोग करना नहीं आ रहा है, तो ये मांस को कैसा खाएंगे? कच्चा खाएंगे। कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरते रहते थे। कोई एक निश्चित स्थान पे इनका कोई ऐसा नहीं था कि यहाँ पे पूरा एक समूह रुक रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो ये घुमक्कड़ थे। अब घुमक्कड़ थे तो कृषि काम भी कब करेंगे? जब हम स्थायी रहेंगे तभी तो कृषि कर्म करेंगे। स्थायी ही नहीं है मनुष्य, तो कृषि कर्म भी उसे नहीं आ रहा है, पशुपालन भी नहीं कर पा रहा है। जब व्यक्ति एक जगह स्थिर रहता है तब वो ये सब काम कर सकता है। अब वो घूम रहा है यहाँ से वहाँ, तो वो स्थिर नहीं है। अब उसे अग्नि का ज्ञान नहीं है, उसे भोजन पकाने नहीं आ रहा है, वो बर्तनों का भी निर्माण करना नहीं जानता है। तो यानी इस काल का जो मानव है वो सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ता है, वो भोजन का भी उत्पादक नहीं बन सका है।
और वो मनुष्य और जंगली जीवों के रहन सहन में कोई विशेष अंतर नहीं है। यानी हम देखते हैं जो जंगली जीव वो भी आज यहाँ पे उन्होंने शिकार किया, भोजन ग्रहण किया, पेट भरा, कल कहीं और जा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ जीवन था पूरा पाषाणकालीन मानव का। तो अभी हमने पूरा पाषाण काल पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब बचता है हमारा मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर ज़रूर करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।